एवरीवन, वेलकम टू टेक्स जी के अड्डा। देखिए यहाँ पर आपको जो एनसीईआरटी सार संग्रह है आपकी, उसका मैं यहाँ पर बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कराऊंगी। देखते हैं कि हो सकता है इसे एक पार्ट में कवर करें या फिर इसे दो पार्ट में हम कंप्लीट यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसका जो पहला चैप्टर है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान की उपशाखाएँ जो ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जो आपका एनसीईआरटी है इसमें मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंगल यहाँ पर वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही जो बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो इन्हें ज़रूर आप एक बार देखिएगा और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, पहले आप यहाँ पर वन लाइनर देखिए और जो यहाँ पर कुछ इसकी शाखाओं के जनक इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। फिर उसके बाद आप फिर खुद आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मैं आपको स्पीडी नहीं करा पा रही। जैसे ही मैं यहाँ से अपने जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ जाऊँगी तो आपको स्पीडी ज़रूर कराऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मेरे पास जो है एनसीईआरटी की पीडीएफ्स हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये कराने वाली हूँ। तो बायोलॉजी से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो साइंस में जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें जो आपका पहला यहाँ पर चैप्टर है वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार वैसे अगर आप देखेंगे तो पूछा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? यहाँ पर अंगूर का उत्पादन होता है। और जो जेरेंटोलॉजी होता है इसके अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जेरेंटोलॉजी होता है, जेरेंटोलॉजी क्या होता है? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का यहाँ पर स्टडी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केचुआ। केचुआ जो है ना, अर्थवॉर्म जिसे बोला जाता है, वो आपका वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, ये एक कीट होता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत तो यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है स्टडी ऑफ सॉइल। तो जो मिट्टी, मृदा जो होती है आपकी, मृदा का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सॉइल होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। और जो आपका स्टडी ऑफ फ्लावर्स होता है, जो फूल होते हैं आपके, फ्लावर्स होते हैं, फूल्स होते हैं, उनके अध्ययन, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, अंगूर का जो उत्पादन होता है उसे विटीकल्चर कहते हैं। वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के जो विषय का अध्ययन होता है वो आपका जेरेंटोलॉजी कहलाता है। केचुए का जो यहाँ पर अध्ययन एक तरीके से बोल सकते हैं, किस कीट का यूज़ होता है, उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। मृदा का जो स्टडी होता है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। और जो फूल होते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर जूम कर देती हूँ। एक तरफ से हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए जितने भी यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार इसे आप सुनिएगा, याद कीजिए, आपको पता चलेगा। तो आपका जो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि जो कीट्स होते हैं आपके, कीटों का यहाँ पर जो स्टडी होता है उसे क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, यानी कि जनानकीय कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म जो फॉसिल्स प्लांट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद, अगर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि आपका जो जीवाश्म वनस्पति है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फॉसिल्स प्लांट्स का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत। अगला यहाँ पर देखिएगा, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन स्टडी को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का जो अध्ययन होता है वो किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑलरी कल्चर के तहत। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
और जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको क्या कहा जाता है, यानी कि सर्पों के विषय में जो हम इंफॉर्मेशन जो स्टडी करते हैं उसे सर्पेटोलॉजी कहते हैं। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स का यहाँ पर संबंध है किससे? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान देखिए, जो जीलॉजी होता है, जूलॉजी होता है आपका, जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का स्टडी किया जाता है? तो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जो डेड एंड लिविंग होते हैं, लाइफ जिनके अंदर जान होती है या जो मर गए होते हैं, उन दोनों प्रकार के जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के तहत किया जाता है। देखिए, जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान आपका जो जूलॉजी होता है ये बायोलॉजी की ही एक शाखा, एक ब्रांचेस होती है। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखिए इन जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ब्रांचेस हैं, उनके यहाँ पर जनक देखिएगा। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक तरफ यहाँ पर जीव विज्ञान की शाखा दी है, दूसरी तरफ जनक दी है, फादर्स दिए। जैसे फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जो आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इसका जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। अगले हैं यहाँ पर प्रतिरक्षा विज्ञान, जो आपका इम्यूनोलॉजी होता है, इसका जनक एडवर्ड चेनर को कहा जाता है। वर्गीकीय अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला जो है यहाँ पर वो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जनक है, इसकी खोज करी थी वो विलियम हार्वे ने करी थी, इसीलिए फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को। कोशिका विज्ञान जो आपका साइटोलॉजी होता है, इसका जो जनक कहा जाता है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का यहाँ पर जनक ह्यूगो डिवरिस को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? एंटन डी बेरी को कहा जाता है। अगला है यहाँ पर पादप शरीर क्रिया। तो पादप शरीर क्रिया जो विज्ञान है, इसका जनक यहाँ पर स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी जो है, इसका यहाँ पर जो जनक फादर कहा जाता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर वर्ग जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप का जो जनक यानी कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है वो कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। और जो इंडोक्राइनोलॉजी होती है आपकी, इंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्राव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉमस एल्वा एडिसन को कहते हैं। आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर, आपको दोनों याद रखना है कि जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को और मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहते हैं? पॉल बर्ग को कहते हैं। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका जो शैवाल विज्ञान होता है, शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका क्या लगेगा? विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? M.O.P. अयंगर को। भारतीय पारिस्थितिकी जो इंडियन इकोलॉजी है, इसका जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का जो आपका जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, वो एंटनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। अगला है जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा का जो जनक है वो फादर है, किसे कहा जाता है? एंडरसन को। और जंतु विज्ञान का मैंने आपको बताया था कि जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो ये हो गए हैं आपकी शाखाओं के फादर्स, यानी कि जनक किसने इसकी खोज करी, क्योंकि उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने पहली बार किसी चीज़ को खोजा हो, उसी को उसका यहाँ पर जनक संस्थापक माना जाता है।
अगला है यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है कवक मूल में। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं। तो ईस्ट और जो मशरूम होते हैं ना, ये फफूंद यानी कि फंगी होती है। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो ये घटक होता है सेल्यूलोज। कपास में कौन सा घटक पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। लाइकेन किससे निर्मित होता है। तो लाइकेन आपका निर्मित होता है कवक और शैवालों से। तो कवक और शैवालों से क्या बनता है, लाइकेन। अब देखिए यहाँ पर लाइकेन आया है, तो मैं आपको करंट का एक क्वेश्चन बता दूं कि हाल ही में क्या किया गया है, भारत का देश का पहला लाइकेन पार्क अर्थात कवक पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है। ये भारत का पहला है और इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का जो पिथौरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मुंशारी प्लेस पड़ता है। वहीं पर भारत का पहले लाइकेन पार्क को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो लाइकेन आपका किससे निर्मित होता है, कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, किसकी दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो क्लोरोफिल के निर्माण में जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम। Mg से इसे डिनोट किया जाता है। अगला है यहाँ पर अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकांश कीट होते हैं ना, वो किसके द्वारा यहाँ पर सांस लेते हैं या श्वसन करते हैं। तो वातक तंत्र के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, वातक तंत्र के द्वारा करते हैं। कुनैन आवृत्त बीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन किसका है, कुनैन आवृत्त बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है और यह मलेरिया के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। 3 क्वेश्चन कैसे, कुनैन किस प्रकार का उदाहरण है। तो एक आवर्त बीजी पादप का उदाहरण है। ये किसकी छाल से प्राप्त होता है। तो सिनकोना नाम का जो पादप पेड़ होता है उसकी छाल से प्राप्त होता है। और जो आपका कुनैन होता है इसका किस उपचार में यूज़ होता है। तो मलेरिया। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है। जो आप सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, एप्पल का लाल रंग क्यों होता है। तो ये एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण की उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए एक बार आप इस सिंगल वन लाइनर वाली जो आपकी बुक है ना, इसको ज़रूर देखिएगा। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, आप खुद यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, किसके, सहतूत। सहतूत का जो फल होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है सोरोसिस। क्या होता है, सोरोसिस। और मैं कोशिश करूँगी कि जब ये आपका वन लाइनर ख़त्म हो जाए देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका NCERT सार संग्रह है इसकी ऑब्जेक्टिव भी करा दीजिए। सर्पों की विष ग्रंथियाँ हैं। तो जो सर्पे होते हैं, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समांग हैं। तो किसके समांग हैं, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती है। निपेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत की किस राज्य में पाया जाता है। तो निपेथिस खासियाना होता है ये आपका पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय आपका सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाता है, वो है आपका बांग्लादेश। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो चट्टानों पर जो उगने वाले पादप होते हैं ना, इनको कहते हैं शैलोदभिद कहते हैं। घटपर्णी कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछा भी है कि घटपर्णी किस पादप के अंतर्गत आता है, कीट भक्षी के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घटक यानी कि घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी दांत इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है। तो इंटेस्टाइन जो होती है आंत में पानी का संग्रह स्टोर करता है, वो है ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकीय
इनवर्टब्रेट जीव कौन सा है? तो अकशेरुकीय जीव कौन सा है सबसे बड़ा? कोलोसल स्क्विड है। अगला देखिए, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। किसके अंतर्गत आते हैं? उभयचर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आप मेढक को, तो मेढक एक प्रकार का क्या है? उभयचर है। अगला यहाँ पर देखिएगा आप लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो लीची के जो फल होते हैं ना, इनको किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजीय बेरी के। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है? तने से होती है, तथा उसका खाने वाला हिस्सा क्या होता है? प्रकंद कहलाता है। तो हल्दी हमें तने से मिलती है और जिसका खाने वाला भाग होता है वो प्रकंद होता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो ये कैप्सेसिन के कारण होती है। लाल मिर्च में जो तीखापन आपको नज़र आता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? व्हेल होती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है ये प्यूपा। नेक्स्ट आप प्यूपा अवस्था में। अगला है यहाँ पर गर्म रुधिर वाले जो वार्म ब्लडेड या समतापीय जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? तो वो है एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करने तथा गुण चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से गुण हैं जो मानव को वानर गुणों से अलग करता है? तो वो है जानने की इच्छा प्रकट करना, गुण चिंतन और मनन करना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होते हैं। सील किस वर्ग का प्राणी होता है? तो शील आपका मैमल्स यानी कि स्तनपायी में आता है। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो ये आपकी क्वेकर से प्राप्त होती है कार्क। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो डॉल्फिन देखिए जो आती है ना, स्तनपायी के अंतर्गत, मैमल्स के अंतर्गत आती है। अफीम और मार्फिन पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आपका इस समय ड्रग्स बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है। पूछिएगा अफीम या मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं? तो ये है आपका पौधे। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का यूज़ किया जाता है? तो तने का। और तने से ही हमें क्या मिलती है? हल्दी प्राप्त होती है। और जो हम उसे जो खाते हैं, जिसका हम वो करते हैं, वो है आपका प्रकंद। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो लहसुन, आपने बहुत सारे लोग, आप में से किसी को लहसुन पसंद भी होगा, नहीं भी पसंद होगा, तो इसमें से जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो किस कारण से होती है? तो ये सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। शुष्क जो आपकी शुष्क जलवायु होती है में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। अगला है यहाँ पर अभिपादप। अभिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो ये यांत्रिक सहायता के लिए, सहारे के लिए। ट्रिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित होते हैं? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरम के कारण होती है। अगला है सनहैम्स रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डाइटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? पपीते का पीला किस कारण होता है रंग? तो वो कैरिका ज़ैंथीन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से, या भूरी शैवाल इसको कहा जाता है। अगला है लेग हेमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो ये लैग्यूम मूल ग्रंथियों में देखने को मिलती है। डार्विन की पुस्तक क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अब प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। और ये प्रकाशित हुई है आपकी वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं?
तो ये प्राप्त होते हैं आपके जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो आपका जो अनुक्रमण सही है वो है सैलामेंडर, अजगर एंड कंगारू। किन कशेरुकीय जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? तो कंकाल नहीं होता है, वो है आपका रेप्टिला यानी कि सरीसृप। काकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ये आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो ये एक नियत तापी प्राणी होता है, वार्म ब्लडेड होता है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नाम की शाखा होती है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? फॉसिल्स का, जीवाश्म का स्टडी किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ता है वह परंतु उड़ नहीं सकता, वो है आपका शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आपका मिलता है इंटेस्टाइन में, ऑर्गन में। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ पर जमा होता है? तो ये आपका जाइलम उत्तक पर जमा होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टो प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो ये है आपकी एस अवस्था। अगला है शीप, घोड़ा, स्क्विड, कोड़ी, ऑक्टोपस, कटफिशेस आदि किस संघ के प्रमुख जीव हैं? तो ये मोलका संघ की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि देखिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, लैमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर के मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? ग्लाइकोजन होता है। तालाबों और कुओं से किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में हेल्प मिलती है? गैबुसिया फिश को। बिस्फेनॉल ए क्या है? तो आपका बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। अगला है यहाँ पर मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त की जाती है कहाँ से? जीवाणु से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर एंजाइम होता है? तो ये होता है आपका जाइमस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ कंट्रोल नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बहु प्रभाविता का रूल कहा जाता है, नियम। क्यूनिन किसकी छाल से या क्यूनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की, जो मच्छर के मलेरिया के उपचार में यूज़ होता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का यूज़ किया था? तो गार्डन पी मटर का यूज़ किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत इम्पोर्टेंट है, आधुनिक अनुवांशिकी का, मॉडर्न जेनेटिक्स का इनको फादर कहा जाता है। 1822 टू 1884 तक इनका क्या है? कार्यकाल रहा, एक तरीके से बोल सकते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपका एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम विकर जो होते हैं, विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो -20 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकांश एंजाइम विकर जो होते हैं ताप पर क्या होते हैं? सर्वाधिक एक्टिव यानी कि सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर कौन सा आता है? नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सेल्स यानी कि कोशिका से। तो अभी तक आपने जितने भी आपकी ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजीज की, उन सभी को यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर देखेंगे कोशिका यानी कि सेल्स के बारे में।
और सेल्स वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका ब्रांचेस वाली जो जीव विज्ञान है उसकी यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सेल्स। सेल्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे जो तंत्र होता है उसमें अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पादप का नाम क्रेब्स चक्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का क्या नाम है? तो वो है आपका क्रेब्स चक्र। अगला है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा झिल्ली है ये आपका प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल पाई जाती हैं? तो वो है आपका स्प्लीन प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? वो है आपकी छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति सेल वॉल्स। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो ये कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लुसेंट की बुक देखेंगे तो लुसेंट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब आप सेल्स वाला चैप्टर खोलेंगे तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है आपका राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो वो है कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा होती है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो वो है आपका जीव द्रव्य है। अगला यहाँ पर देखेंगे कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल्स नहीं पाई जाती हैं, यह आपको याद रखना है। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय ओवरी में आपको देखने को मिलता है। प्रकंपित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस कहते हैं। तो यहाँ एपोप्टोसिस को कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए उपस्थित मिलेगा। किस कोशिका की पाचन थैली किसे कोशिका की सेल्स की पाचन थैली कहते हैं? तो ये राइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। मनुष्य की किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो है आपका तंत्रिका तंत्र। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस है। दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसकी माध्यम से होता है? तो यह है आपका जीव द्रव्य तंतु। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं? पोटेशियम। के से इसे डिनोट करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्जी कॉय को कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। कोशिका भित्ति होती है तो यह एक परागरम में होती है। मनुष्य के ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है तो वो तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक, ये तीनों के तीनों जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जो आपका हाइपर प्लासिया का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछता है कि हाइपर प्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो कोशिका की आकार जो होता है, आकार में वृद्धि होना ही हाइपर प्लासिया कहलाता है।
जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने करा था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने करी थी? टैमीज एंड बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी ओविडक्ट से यहाँ पर संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? ओविडक्ट में। देखिएगा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल विमेंस में देखने को मिलती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। देखिए, ये जो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोटेक्सीफोलिया। आप स्टेट एग्ज़ाम दीजिए, आप एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, आप सीडीएस दीजिए, आप जो है कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को एक न एक मिलेगा। तो ये बॉक्स में जो आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कीजिएगा। तो कोशिका यानी कि सेल्स आपकी यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशंस की, पोषण की। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? पोषण है। तो यहाँ पर देखिएगा, पोषण हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो वो है आपका प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। देखिएगा, विटामिन से क्वेश्चन आपका पूछा था यूपीपीसीएस का, अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि विटामिन ए का स्रोत सबसे ऑप्शन ए वहाँ पर क्या था? संतरा दिया था। जबकि जो विटामिन ए होता है इसमें जो मुख्य स्रोत होता है वो दूध होता है। तो इसीलिए यहाँ से मैं आपको बोल रही हूँ, ये मत सोचिए कि आपका ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं, नज़र ज़रूर डालिएगा। देन उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, बहुत आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का क्या करती है? काम करती है। शरीर में टिश्यूज के निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी जो होता है ना, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन की पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम होता है वो आपका प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम यहाँ पर होनी ही चाहिए। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। तो आपको एक चीज़ पता चल गई है, ये जो दूध है ये विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है, साथ में इसमें कैल्शियम होता है और पोटेशियम भी मिलता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो अल्फा केराटिन आपकी त्वचा जो स्किन होती है, स्किन में आपको देखने को मिलेगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूटेन है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता। आपने गाय का दूध देखा होगा, वो हल्का पीला रंग होता है उसका मोस्टली, तो वो क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है, बहुत बार पूछा जाता है। और दूध में जो सफ़ेद रंग होता है, ये तो आपका गाय का हो गया, लेकिन दूध में जो सफ़ेद रंग होता है उसका कारण क्या होता है? कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। आप देखिएगा, विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक, जैसे विटामिन ए मुख्य रूप से किसका स्रोत है? विटामिन ए का है क्या? आपका दूध। वैसे ही विटामिन सी का जो सबसे सर्वाधिक स्रोत है वो है संतरा।
विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। और विटामिन डी को ही हार्मोनल यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पर विटामिन बी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी और विटामिन बी3 होता है, बी तो आपका जो विटामिन बी है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। विटामिन डी एंड बी3 क्या होता है? हमारे शरीर, हमारी बॉडी के अंदर ये बनता है। विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? मतलब कि विटामिन्स में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त मात्रा में, जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं तो उसे ज़्यादा मात्रा में याद रखने में जो सहायक यहाँ पर विटामिन होता है, विटामिन B6 होता है। सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हरी सब्जियां खाइए, दालें खाइए। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो ये एमाइलेज की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी, और इसका जो एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और सामान्य क्रियाशील महिला के लिए लगभग 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। लार जो स्लाइवा होती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? ओमेगा 3 वशीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दूध जो खराब होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है और ये एक बैक्टीरिया होता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, एल्केनिलिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की, आयरन की मात्रा होती है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहाय करता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत, लीवर में। अधिकांश प्राणियों के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन यकृत में भंडारित होता है? तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है प्रोटीन। पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो आपका पपीता होता है इसमें भी विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। विटामिन जो आपका हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन की। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन्स होते हैं तो विटामिन क्या होते हैं? तो अनावश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक कर लिया जाता है क्या? वर्षा का संश्लेषण। तो शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक किसका संश्लेषण किया जाता है? वसा का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज करी थी? तो यहाँ पर जो कैसिमिर फंक है ना, इन्होंने किसकी खोज करी थी? विटामिन की खोज करी थी। आपको याद रखना है विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ से होते हैं? विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर कार्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि क्या है? विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग यहाँ पर होते हैं। विटामिन विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों में
कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। थायमीन किसका रासायनिक स्वरूप होता है? तो थायमीन आपका विटामिन B1 का रासायनिक स्रोत होता है। अब यहाँ पर देखिएगा दीर्घ मात्रिक खनिज यहाँ पर कौन कौन से, जैसे कैल्शियम CaC से डिनोट करते हैं। महत्व क्या है? तो दांतों और औषधि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनकी रचना, रुधिर स्कंद, तंत्रिका तंत्रों एवं पेशियों के कार्य में इसका बहुत महत्व होता है। फास्फोरस दांतों की हड्डियों की रचना करने में, अम्ल क्षार संतुलन में, ATP DNA बनाने में इसका बहुत यूज़ होता है। गंधक की बात करें तो अनेक अम्लों तथा कुछ हार्मोन से विटामिन का घटक होता है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में हेल्प करता है। क्लोरीन की बात करें तो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम की बात करें तो अम्ल क्षार संतुलन, जन संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में हेल्प होता है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है मैग्नीशियम। खनिज यहाँ पर देखेंगे तो पहले यहाँ पर ये देखिएगा कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन B एंड C। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 एंड विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D की कमी में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन K आवश्यकता होती है इसकी। और किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन A को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आपका थायमीन B1 पाया जाता है। खनिज, एक तरफ खनिज है एक तरफ आपके स्रोत हैं, तो केला और खजूर में लौह मिलता है, पालक में पोटेशियम मिलता है, आयोडीन युक्त सामान्य नमक आयोडीन, कैल्शियम खनिज में दूध एवं अंडे आते हैं। अगला है यहाँ पर कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने में रोकता है? तो ये है आपका मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एम्बोना रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये है आपका विटामिन A। विटामिन D की अनुपस्थिति से शरीर में किसकी कमी होती है? कैल्शियम की कमी होती है। भोजन में रेशों का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। दूसरा, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना यहाँ पर कम हो जाती है। और अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा विटामिन्स की कार्य क्या होते हैं, इनके स्रोत, इनकी कमी का प्रभाव और कार्यकी पर प्रभाव, उसको देखेंगे। विटामिन आपका उपापचयन की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये विभिन्न अंगों से शरीर की रक्षा, जिससे विभिन्न रोगों से बॉडीज़, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, सबसे पहला विटामिन A है। इसके स्रोत कैरोटीन युक्त फल, यकृत, आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्यकी पर प्रभाव, दृष्टि रंगों का विश्लेषण, एपिथीलियम, स्तरों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। कमी का प्रभाव, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास यहाँ पर अवरुद्ध होता। और विटामिन A का जो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम आप बोल सकते हैं वो है आपका रेटिनॉल है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। सूखा रोग इसकी कमी से होता है जिसे ऑस्टियोमेलासिस भी कहा जाता है।
विटामिन ई टोकोफेरॉल, तेल, गेहूं, अंडे की चर्बी, सोयाबीन से आपको ये मिलता है। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, कोशिका और जो पेशियां होती हैं, पेशियों की क्रियाशीलता में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जो कमी होती है वो जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमज़ोर हो जाता है। विटामिन के, इसे फिलोक्विनोन कहा जाता है। हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि की बैक्टीरियाज में आपको क्या मिलता है? ये मिलता है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। इस विटामिन से चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव इसकी कमी के कारण होता है। अब ये आपने वसा में देखे, आप देखिएगा जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें आपका बी आता है। तो B1 थायमीन अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम्स का घटक होता है। कार्यकी पर प्रभाव कार्बोहाइड्रेट्स एवं उपापचय क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है। कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2, तो विटामिन B2 पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, दूध, यकृत, मांस से मिलता है। राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM घटक है। आपका जो किलोसिस नामक रोग होता है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 टेनिल निकोटिनल अम्ल, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियों से मिलता है। उपापचय में महत्वपूर्ण एंजाइम्स NAD तथा NADP का घटक होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B5 अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इसके स्रोत हैं। कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण एंजाइम A का घटक है और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम होती है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत स्रोत है। अमीनो अम्ल के उपापचय में एंजाइम, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐठन में इसकी कमी से ये रोग होते हैं। अगला है B7 बायोटीन, किससे हमें मिलता है? मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इसके स्रोत हैं। वशीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल समूह, स्रोत हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। B12 साइनोकोबालमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया, इनसे ये क्या है? मिलता है। इनके स्रोत हैं विटामिन B12 के वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण और इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार यहाँ पर होता है। अगला है विटामिन C, क्योंकि B और C ही आपका जल में घुलनशील होता है। तो C है अस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे पदार्थ जो हमारे फल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे मिलता है। अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतु, हड्डियों के मैट्रिक्स में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है और कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त आना, तो ये इसका कारण होता है कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, विटामिन्स करा दिए, स्रोत करा दिए हैं, उनका कार्य क्या है, उनकी कमी से रोग क्या है। तो ये आपके यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। पहला जीव विज्ञान की उपशाखाएं, दूसरा आपका सेल्स था और तीसरा आपका न्यूट्रिशन था। तो इस वीडियो में इन 3 चैप्टर को कवर करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो इतने इन 3 चैप्टर को आप यहाँ पर एक बार फिर से सुनिएगा और याद कीजिए, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। सभी लाइक एंड शेयर कीजिएगा।